अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो अरीज शाह का है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये थी कि अरीज शाह का नावल रीड करें, लेकिन मैंने ये कहा था जिनका सबसे पहले कमेंट आएगा मैं उनका नावल रीड करूँगी। लेकिन जब मैंने उनका नावल डाउनलोड किया तो वो बहुत ज़्यादा मिस प्रिंट था और लाइंस भी ठीक से नहीं थी लिखी हुई, तो समझ ही नहीं थी आ रही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट कौन सी लाइन्स आ रही हैं। तो इसलिए ये मैंने ख़ुद से ही एक नावल जो है वो डाउनलोड किया है। इस नावल का नाम है मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। तो ये जो नावल है ये मैंने जस्ट 2 पार्ट्स इस नावल के होंगे, और जिनका सबसे पहले कमेंट था मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कोई और नावल का जो है वो नेम मेंशन कर दें। उन्होंने मुझे ऑथर नेम मेंशन किए थे लेकिन उन्होंने नेम नहीं थे मेंशन किया, तो जो वो नावल बोलेंगी उनका वो नावल मैं नेक्स्ट रीड कर दूँगी। ये जस्ट 2 पार्ट्स हैं। तो ये नावल जो है अब हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पे जो नावल था वो वाला रीड करेंगे। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, तुझको दुनिया की निगाहों से छुपा लूं कैसे, अपने हाथ से दिया दिल का बुझाऊं कैसे, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। कमरे की खामोशी को तोड़ती हुई आवाज़ इसने अपनी आंखों से निकले नन्हे से एक कतरे को अपनी उंगली के परों पर चुना और बेदर्दी से हवा में उछाला। अपने दर्द अपनी तकलीफ़ को इग्नोर करते हुए इसने एक और सिगरेट सुगलाया। कमरा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और अपने कमरे की लाइट्स हमेशा ऑफ रखता था। इसे रोशनी से वहशत होती थी। मेरी हस्ती को हरा कर देती सज़ा हूँ मौला, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ मौला। अब मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका तो उठकर म्यूज़िक बंद कर दिया और एक बार फिर से उसी कुर्सी पर आ गया। इसे सिगरेट पीने न जाने कितनी ही देर हो चुकी थी जब कमरे में ज़रा सी रोशनी हुई, शायद दरवाज़ा खुलने की वजह से, क्योंकि अंधेरे में तो सिर्फ इसकी ज़िंदगी डूबी थी। इसने खुद अपने आप को अंधेरे के नज़र किया हुआ था। इसे लगा शायद इसका मुलाजिम है, इसलिए ये वहीं बैठा रहा। जब कुछ देर बाद अपने बालों में किसी का नरम लम्स महसूस हुआ, अपने सर पर खड़ी अपनी दादों को देखा तो इसने फ़ौरन सिगरेट बुझाया। इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं बेटा, मैं देख चुकी हूँ। दादों के लहजे में हल्का सा तंज था जिसे महसूस करके वो शर्मिंदा हुआ। आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, आइए बाहर चलते हैं। मुर्तज़ा ने दादी को बैठने की जगह दी, लेकिन कमरे में धुआं होने की वजह से एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा। इसलिए इनके कंधे पर हाथ रखता इन्हें कमरे से बाहर ले जाने लगा। तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं रही मेरी? सुबह उठते हो, तैयार होते हो, बैग उठाते हो और ऑफिस चले जाते हो, रात मेरे सोने के बाद आते हो। अब कैसे, कब तक इस तरह चलेगा? बस अब बहुत हो गया। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी रूटीन से बहुत तंग है। अगर वो मेरे साथ ना होता तो शायद तन्हाई में मर ही जाती। कैसी बातें करती है दादो, अपने अजीज़ रिश्ते को खुद से दूर होने की बात करते देख उर्तज़ा हैदर तड़प उठा था। तो मैं क्या कहूँ उर्तज़ा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का लिखा हुआ था। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, ना ही तुम्हारे बाप की। तुम हमें क्यों खुद से महरूम कर रहे हो? क्या अब तुम्हारी नज़रों में इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं? बाहर निकलो इस अंधेरे से। मैं अब नहीं कहूँगी तुम्हें शादी का, कभी नहीं कहूँगी। दादो ने आंखों से आंसू साफ किए। दादो प्लीज़ इस तरह ना रोएं, आपके आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं और तुम्हारी ज़िंदगी से बेजारी मुझे तकलीफ़ दे रही है उर्तज़ा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझे भूख लगी है दादो। इससे पहले कि दादो शादी का टॉपिक एक बार फिर शुरू करती थी, उर्तज़ा बोल पड़ा। अरे इस सब में मैं भूल ही गई कि मैंने आज तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया। सोचा था दोनों दादो पोता मिलकर खाएंगे। दादो अपने आंसू साफ किए मुस्कुराते हुए उठी। तुम्हारे बाप को पता ना चले, वरना फिर खाएगा और शुगर इसकी हाई हो जाएगी। इस बुढ़ापे में भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है तुम्हारा बाप। दादो एहसन साहब को कोसती किचन में चलेगी, जबकि दादी की परेशानी को सोचते हुए उर्तज़ा एक बार फिर से माजी में जाने लगा। ठीक तो कहती थी दादो, कितना खुश रहता था वो। अभी 4 साल पहले इसकी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। इसकी ज़िंदगी में इसकी पसंद की हर चीज़ थी। वो ज़िद्दी इंसान अपनी हर बात मनवाने का फ़न रखता था, चाहे दादो हों या बाबा हों, फिर चाहे वो कोई और क्यों ना हो।
इसके घर में हमेशा उर्तज़ा हैदर की ही चलती आई थी। इसकी ज़िद के आगे इस घर का हर फर्द बेबस था, लेकिन फिर वो इसे छोड़कर चली गई और उर्तज़ा हैदर अपनी ज़ात से ही नाराज़ हो गया। तुर्की के शहर अजमीर में इस वक्त शूटिंग जारी थी और इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये टेंशन भी थी कहीं शानी का फ़ोन ना हो, क्योंकि अगर इस वक्त इसके फ़ोन पर शानी का फ़ोन आया तो इसका मतलब आज इसकी जान नहीं बचने वाली। या तो वो इसका सर किसी दीवार पर दे मारेगी या फिर इसे खामखा जानवर के आगे फेंक देगी। तंजील की सोच अब ये ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि इसकी मासूम शानी इतनी भी जालिम नहीं थी। अब सारा काम निपटा कर वो फ़ोन की तरफ आया। अंदाजे के मुताबिक इसके मोबाइल पर इसकी मिस ब्यूटी की 13 मिस्ड कॉल आ चुकी थी। अब इसका खुदा ही हाफिज़ था। इसने कॉल बैक की जैसे ही जिसे खूबसूरती से इग्नोर किया गया, और इसके बाद तंजील ने कॉल्स कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया और आखिर तंग आकर 23 कॉल्स पर शानी ने फ़ोन उठाने का एहसान कर दिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको नहीं जानती। शानी ने इसे पहचानने से इनकार किया, जिस पर इसके होठों को मुस्कान छू कर गुजरी। सॉरी, मैं बिज़ी था। तंजील ने कुछ बोलने को लब खोले। एक मिनट, एक मिनट, कौन? आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने आपसे कोई सफाई मांगने को बोला। आपको जानती ही नहीं तो आप मुझे सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं नहीं जानती कि आप कौन हो। तुम्हारा आशिक। इसके लहजे में नाराज़गी महसूस करके वो शौक अंदाज में बोला, जिस पर हमेशा की तरह शानी की बोलती बंद हो गई और एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर इसने कॉल काट दी। और इसकी इस हरकत पर तंजील कहका लगाकर हंसा। तंजील डार्लिंग, शूटिंग रेडी है। इसकी फ़िल्म की हीरोइन एक अदा से चलती हुई इसके करीब आई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझसे दूर होकर बात किया करो और इस तरह की बेहुदा नामों से ना बुलाया करो। इसका हाथ झटक कर सत महरी से कहता वो अपनी फ़िल्म की तरफ मुतवज्जा हुआ। तंजील अहमद तुर्की के फ़िल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। एक दुनिया इसे जानती थी। बहुत ही कम अरसे में इसका फ़िल्मों में बहुत बड़ा नाम था। एक से एक हसीना इसके साथ कुछ वक्त गुजारने को अपनी खुशकिस्मती समझती, लेकिन तंजील की ज़िंदगी से सिर्फ एक लड़की थी। तंजील की ज़िंदगी एक लड़की के आगे पीछे घूमती थी। वो पिछले 4 साल से इसे शादी की ऑफ़र कर रहा था। इसकी बस एक हाँ का मुंतज़िर था, लेकिन इसका बस इतना ही कहना था कि इसने तंजील को कभी इस निगाह से नहीं देखा। वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती, वो इसे सिर्फ अपना दोस्त समझती। तंजील जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। 4 साल पहले जो कुछ हुआ, इसको बुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना शानी जैसी लड़की के लिए तकरीबन नामुमकिन था। एक मर्द अपनी पुरानी मोहब्बत को बुलाकर कितनी आसानी से नई ज़िंदगी शुरू कर लेता है, लेकिन एक औरत हमेशा अपनी पहली मोहब्बत के ज़ेरे असर रहती है। शानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज भी इस शख्स को बुला नहीं पाई और ये बात तंजील अच्छे से जानता था। वो अभी अभी मीटिंग से फारिग हुआ। अब वो अपने ऑफिस में जा रहा था कि इसकी नज़र वेटिंग एरिया पर बैठी उस औरत पर पड़ी। गुस्से से इसके माथे की रगें सामने हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो गुस्से से चलाते हुए बोला, बेटा मैं बस एक बार तुमसे मिलने आई हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। खामोश, एक लफ्ज़ और नहीं निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि बाबा आपको देख ले। मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बची कुची ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा एक बार तुम अपने बाबा को समझाने की कोशिश करो, वो मुझे तलाक देना चाहता है। मैं तुम्हारी सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूँ। खुदा के लिए मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम्हारे बाबा भी कर देंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस जहाँ में तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ तुम ही अपने बाबा को समझा सकते हो। देखिए आंटी, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई तमाशा बने, और ये आपका और बाबा का पर्सनल मैटर है और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ ना करने वाला? मैं तो खुद गुनाहगार हूँ उसका, और मैं तो खुद दिन रात तड़पता हूँ उसकी एक माफ़ी के लिए। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ आप चली जाएं यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? क्यों आई हो? अब कुछ रह गया है?
अब कुछ रह गया है यहाँ पर बर्बाद करने को। एहसन साहब गुस्से से दाढ़ते हुए आगे आए। एहसन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रुखसाना बेगम इसके पैरों में आ गिरी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तुम हमारी ज़िंदगी में जितना जहर घोल सकती थी घोल चुकी हो। अब अपनी जहरीली सोचों को लेकर यहाँ से चले जाओ। गार्ड्स, निकालो इसको यहाँ से। बाबा ठीक तो है ना? उर्तज़ा परेशानी से इनके करीब आया। और इस औरत को निकालो यहाँ से उर्तज़ा, निकालो इसे यहाँ से। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने, निकालो इसको यहाँ से। खुदा के लिए आप चली जाएं यहाँ से। इससे पहले कि वो रुखसाना बेगम को धक्का मारकर गार्ड्स वहाँ से निकालते, रुखसाना बेगम अपने मुंह पर दुपट्टा रखे रोती हुई निकल गई। शानी कहाँ है अंकल? मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही। प्लीज़ अंकल इसे कहिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इससे कि मुझे माफ़ कर दे, मेरा फ़ोन उठा ले। तंजील इब्राहिम साहब के फ़ोन उठाते ही शुरू हो गया, जिस पर इब्राहिम साहब मुस्कुरा दिए। इतना बड़ा डायरेक्टर एक आम सी लड़की से बात करने के लिए इतना पापड़ बेल रहा है। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो इब्राहिम अंकल, आपको क्या बताऊं, प्लीज़ वो मुझसे नाराज़ हो गई, इसे कहिए कि मुझसे बात करें। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि मेरी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, इसकी बहुत सारी कॉल्स आई और मैं पिक नहीं कर पाया। और इसके बाद में इसने फ़ोन किया और फ़ोन पर मेरी कोई बात इसे बुरी लगी और इसके बाद वो मेरी फ़ोन नहीं उठा रही। प्लीज़ मेरी मदद करें। आपको बाबा और आपकी अपने बचपन की दोस्ती की कसम, तंजील ने शरारत से कहा। बाखुदा अपनी और शानी की दोस्ती बचाने के लिए मेरी और मेरे बचपन के दोस्त की कसम देते हो? अंकल आप मेरे भी तो दोस्त हैं ना, सिर्फ बाबा के तो दोस्त थोड़ी ना हैं। अब सिर्फ मस्का लगाने से ही काम बन सकता था, वरना ये टेढ़ी बेटी का टेढ़ा बाप न जाने क्या ही कर दे। हाँ बेटा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, बस आ गया उसके कमरे में, रुको बात करवाता हूँ। इब्राहिम साहब ने शानी के बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो कोई किताब पढ़ रही थी, जबकि पास पड़ा फ़ोन बंद था। बेटा, आपको आपका दोस्त न जाने कब से फ़ोन कर रहा है, आप है कि किताब में इस हद तक गुम हैं, इसका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। इब्राहिम साहब ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, सॉरी बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया। शानी को अंदाज़ा था कि जो मोबाइल इसके कान से लगा हुआ है इस पर कॉल इसके स्टूपिड दोस्त तंजील की है। मैं अभी से फ़ोन करती हूँ। नहीं बेटा, आप यहीं से बात कर लो, कब से वो फ़ोन कर रहा है। इसका मतलब इसका इकलौता दोस्त तंजील ही है। इसने बाबा के हाथ से फ़ोन लिया तो बाबा कमरे से चले गए। बाबा के कमरे से बाहर आते ही इसने फ़ोन कान से लगाया। सॉरी तंजील, वो दरअसल मेरा फ़ोन बंद हो गया, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आई एम सॉरी शानी। कोई बात नहीं शानी, मैं जानता हूँ कि फ़ोन तुमने जानबूझकर नहीं उठाया था। मैं समझ सकता हूँ मेरी बात तुम्हें बुरी लगी। कौन सी बात? मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुम कौन सी बात की बात कर रहे हो? शानी ने इग्नोर किया। छोड़ो, आज मिल रही हो मुझसे। तंजील ने टॉपिक चेंज किया। इतने मसरूफ़ डायरेक्टर को एक आम सी लड़की से मुलाकात करने का वक्त कहाँ? शानी ने मलाद की। मैं तुम्हारे लिए कभी मसरूफ़ नहीं हो सकता शानी, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मुझसे मिलो, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तंजील का लहजा बहुत ही सीरियस था। ठीक है, कहाँ आऊँ? जहाँ कोई मुझे ना पहचाने। मशहूर होना भी एक मुसीबत है। शानी की मासूम से मुस्कुराहट इसके लिए किसी मीठे हवा के झोंके से कम ना थी, और यही बात आज वो इस पर ज़ाहिर करना चाहता था। आज फिर अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा था। जब भी उदासी इसकी ज़ात पर छाती तो वो ऐसा ही करता। इसे इसके सिगरेट पीने से नफ़रत थी। इसने ये आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदतें आसानी से नहीं जाती। ये इंसान को अपने आगे बेबस कर देती है, और वो हमेशा कहती थी या तो सिगरेट छोड़ दो और या मुझे, और इससे बदला तो कुछ ना था, बस इसके सामने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और इसके जाने के बाद एक बार फिर से सिगरेट का सहारा ले लिया। आज फिर इसकी याद टूट के आने लगी। आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी। इसको बारिश बहुत पसंद थी, और बारिश में वो मुझे माफ़ करो, खुदा के लिए मुझे एक बार फिर माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं मर रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती काबिल माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को दी,
बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मैं मानता हूँ कि माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ कि तुम मत करो मुझे माफ़, बस मेरे पास लौट आओ। मुझसे दूर मत जाओ, जो कहोगी वो करूँगा। या अल्लाह इसे मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दे। लोग कहते हैं मर्द रोता नहीं है, वो मजबूत है। उर्जा भी मर्द था और दुनिया के सामने एक मजबूत इंसान जो हर रात की तन्हाई में एक औरत के लिए तड़पता था। वो बाबा वो बाबा को इनका फ़ोन वापस करने आई थी जब बाबा ने इसका हाथ थामकर इसे अपने पास सोफे पर बिठाया और मुस्कुराकर करीब बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा, बाबा ने कहा। जी बाबा बोलिए, क्या बात करनी है, शानी ने मुस्कुराकर पूछा। बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे का क्या सोचा? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन इसका जवाब इतना आसान ना था। ये शानी और बाबा दोनों ही जानते थे। मैं समझी नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? शानी ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा, मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानती हैं मैं तंजील क्या चाहता है और आज आपको किस मकसद से मिलने के लिए बुला रहा है। शानी ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। क्या तंजील ने आपको कहा कि वो किस मकसद के लिए मुझे बुला रहा है? शानी ने पूछा। देखो शानी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपके तलख माजी की तलख यादें और तलख बातें, वो किसी भी चीज़ से अनजान नहीं। इसके बावजूद भी बहुत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। वो आपसे मोहब्बत करता है और मेरे ख्याल में अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बाबा की बातों से शानी की आंखों में आंसू निकले। देखो बेटा, सारी ज़िंदगी रोते धोते नहीं गुजरेगी। हर किसी को आगे बढ़ के सहारे की ज़रूरत होती है। आपने अपने माजी से वो फ़ैसला किया जो गलत साबित हुआ। अब मैं बाप होने के नाते आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। कैसा फ़ैसला बाबा? शानी को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। मैं आपकी और तंजील की शादी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं है बाबा। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस इंसान में हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाब होगी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो तंजील की बुलाई हुई जगह पर ना जा पाई। तंजील सारी रात इसका इंतज़ार करता रहा। वो 4 साल से इसका इंतज़ार ही तो कर रहा था। वो हर बात इसे तकलीफ़ से दूर खींचकर खुशी के रास्ते पर लाना और फिर इसे रास्ते पर चली जाती। तंजील को लगता कि शानी के साथ जो हुआ इसमें कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है। शानी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। इसे यकीन था कि वो यूनी में होगी, इसलिए इसे घर जाने की बजाय इसकी यूनी में चला गई। इसे यूनी के बाहर देखकर वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तुम यहाँ कल क्यों नहीं आई? नहीं छोड़ूंगा। जानता था तुम्हारे सर में दर्द था, या तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, या शायद घर पर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर के नौकर तो अक्सर घास चरने जाते हैं, राइट? इसकी बात पर शानी हंस दी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन कहाँ? कोई सवाल नहीं, जितना कहा है उतना करो। कल जो काम अधूरा था ना, वो पूरा करना है। देखो शानी, मैं सारी रात नहीं सोया। अब तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। इसकी धमकियाँ हमेशा से ही काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए शानी इसके साथ जाने में ही बेहतरी जानी। वो इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। यहाँ जो भी इंतज़ामात हुए थे ना, वो कल के थे, क्योंकि ज़मीन पर पड़े वो फूल मुरझा चुके थे। यहाँ तक पे टेबल पर भी जो फूल रखे थे वो भी बासी हालत में थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि कुछ कर नहीं पाया। शर्मिंदा होने का ये अंदाज़ कुछ नया सा था। अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा था और इसकी गलती भी बता रहा था, जबकि अपने प्रपोज़ल पर वो कुछ शर्मिंदा था। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, इसलिए बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो शानी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। शानी, मुझे पता है पहली मोहब्बत को बुला देना आसान नहीं। वैसे तो ये फूल मुरझा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही वाला फूल दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हारी गलती नज़रअंदाज की ताकि तुम मेरी गलती को नज़रअंदाज करो। इसका नाम ज़िंदगी है शानी, हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं बस
तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे पता है जब तक तुम अकेली रहोगी तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हें एक जगह रोके हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए वो ज़मीन पर बैठा और इसका हाथ अपने हाथ में लिया और जेब से इंतहाई नाजुक अंगूठी निकाली और इसके हाथ में पहनाने लगा। इजाज़त इसका सवाल इस गहराई सोचों से निकलकर बाहर लाया। ठीक कह रहा था वो, एक जगह रुक के वो 4 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ये ठीक था कि वो अपनी कोई बुदबोसी लड़की नहीं है। इसमें कमाल का कॉन्फिडेंस था और वो किसी से भी मुकाबला करते हुए डरती नहीं थी। वो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एक जगह खड़ी थी। तभी क्यों? क्या इसे आज भी शख्स का इंतज़ार था? जिस शख्स ने इसकी जगह किसी और को दे दी, क्या आज भी वो शख्स इससे मोहब्बत कर रहा था? ये शख्स था इसकी मोहब्बत के काबिल जो ज़मीन पर बैठा इसे मांग रहा था। हाँ, इसने एक लफ्ज़ में इसे ज़िंदगी की नुईद सुनाई। क्या कहा तुमने? तंजील ने बेयकीनी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। हाँ, वो फिर बोली। अंगूठी पहनाकर वो खड़ा हुआ और इसके बिल्कुल करीब आकर रुका, लेकिन फिर अपनी बेख्तियारी पर खुद ही शर्मिंदा होकर पीछे हुआ। मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ इस बारे में, शानी ने कहा तो वो फ़ौरन कमरे से निकल गया। बाबा, इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया और मैंने हाँ कर दी। बाबा के फ़ोन उठाते ही वो बोली, और वो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा, और मुझे आगे बढ़ना होगा बाबा। इसे बुलाकर प्लीज़ मेरा टिकट कन्फर्म करवाएं, मुझे पाकिस्तान जाना होगा। नहीं, तुम्हें कैसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं सब कुछ ठीक करवा दूँगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नहीं बाबा, मैं पाकिस्तान जाऊँगी और मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर तलाक मांगना चाहती हूँ और इसे बताना चाहती हूँ मैं इसे बुलाकर आगे बढ़ गई हूँ। बाबा, मैं इसे बताना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो मैं भी नहीं रुकी। बाबा, आप पाकिस्तान के लिए मेरा टिकट कंफर्म करवाएं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। मैं तलाक लेकर फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इसके बाबा जानते थे ये ज़िद्दी लड़की अब किसी की नहीं सुनने वाली। बेटा, मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब भी वक्त है, रुक जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तंजील और बाबा इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। नहीं बाबा, शायद अब इस तरह से वो मुझे तलाक ना दे। आप फिक्र ना करो, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और वो अपना ख्याल रख सकती है, और मैं जल्दी वापस आऊँगी, इसने तंजील से हाथ मिलाते हुए कहा। तंजील को इसे छूने की बस इतनी ही इजाज़त थी और तंजील को इससे बढ़कर और ख्वाहिश ना थी। वो इसे जाता देख जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल ना हुई। बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? उर्तज़ा तैयार होकर बाहर आया। हाँ बच्चे, अब मैं ठीक हूँ और आज तुम्हारी मीटिंग है। तुम इतने लेट हो जाओगे। जल्दी से नाश्ता करो और ये कनेक्ट मुझे हर हाल में चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे हर हाल में चाहिए। तुम जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बाप बेटे से फ़ौरन ही वो बिजनेसमैन बन चुका था। जी बाबा, मैं जानता हूँ और मैं नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो नाश्ते करने बैठा तो बहुत लेट हो जाएगा। उर्जा ने मुस्कुराते हुए सेब उठाया। बिल्कुल नहीं, आराम से बैठो, नाश्ता करो, मैं इसलिए तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूँगा। दादो ने डांटा। ओहो प्यारी दादो, आप फिक्र ना करो, मैं अभी जाऊँगा और अभी वापस आ जाऊँगा। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मुझे यकीन है कि प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। इसके माथे पर बोसा देकर वो बाहर निकला। आज 4 साल बाद वो वापस इस हवेली में आई। तुर्की से पाकिस्तान की फ़्लाइट में सिर्फ एक ही बात सोची थी कि कैसे करेगी वो इस शख्स का सामना। इस बात के करने भी इसने सीखा था। इसका हंसना, बोलना, लड़ना झगड़ना, वो सब कुछ सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखता था। इसे पसंद ही नहीं था वो इसके अलावा किसी गैर मर्द से बात करे। मर्द तो मर्द, इसके अलावा लड़कियों से भी दोस्ती नहीं पसंद थी। इस हवेली के अंदर कदम रखते ही इसकी आंखों में ढेरों आंसू आए। इस हवेली में तो इसने चलना, बोलना, दौड़ना, हंसना, रोना सब कुछ सीखा। यही हवेली थी, इसकी पहली पहचान थी। आंसुओं का समंदर पीछे धकेलकर इसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल चुका था। वो जो सोच रही थी वो इस शख्स का सामना किए बगैर ही वापस लौट जाएगी। हाँ, वो अपने बाबा को कह कर आई। इसकी आंखों में आंखें डालकर तलाक मांगना चाहती है, लेकिन जहाज़ में बैठे इसने फैसला कर लिया वो इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कितनी ही हिम्मत सही, कितना ही कॉन्फिडेंस सही, लेकिन आज वो इस शख्स से डरती थी। वो सिर्फ अपने मामू और नानी से मिलकर लौट जाने वाली थी।
लेकिन ऐसा ना था। वो शख्स इसके सामने खड़ा था, शायद इसकी तरह वो भी बेयकीनी की कैफियत में था। इसके 4 साल का इंतज़ार इसके सामने था, जिसके लिए वो हर रात तड़पा, हर रात रोया, कितनी ही दुआएं सिसक सिसक कर मांगी थी। इसकी ज़िद, इसकी मोहब्बत, इसका जुनून, इसका सुकून, सब कुछ तो थी वो लड़की जिसकी जुदाई में 4 साल वो तड़प रहा था। वो बेयकीनी से पहले खड़ा दरवाजे पर खड़े वजूद को देखता रहा। कोई गैर नहीं, इसकी अपनी शानी थी, ये इसके इसकी रोशानी। उर्तज़ा के लम्हे जान बढ़ गई और इसकी ज़िद थी कि वो हमेशा उर्तज़ा का नाम लिख दिया जाए। वो सिर्फ 4 साल की थी जब इसके हाथ में उर्तज़ा के नाम की अंगूठी पहना दी गई और 16 साल की थी जब उर्तज़ा के साथ निकाह हो गया। जवानी में पहला कदम रखते ही वो उर्तज़ा से मोहब्बत कर बैठी और सिर्फ इसे चाहने वाले, सिर्फ इसे सोचने वाले इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई और हमेशा के लिए इसे छोड़ गए। और आज 4 साल के बाद एक बार फिर वो इसकी बाहों में अपने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब उर्तज़ा ने सामने करके इसके चेहरे पर अपने हाथ में लिया, दादो देखो मेरी शानी वापस आई, बाबा देखिए ना आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं। इसने दादो और बाबा की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल के पास खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आज उर्तज़ा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। दादो ने दिल ही दिल में उर्तज़ा की नज़र उतारी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपनी शानी को अपने सीने से लगाया। आ गई मेरी बच्ची। इन लोगों के बीच आकर वो 4 साल पहले की हर बात को फरामोश कर चुकी थी। मामू इसके करीब आए और इसे अपने सीने से लगा लिया। 4 साल पहले जो कुछ हुआ, जैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी। अपने मामू और नानों को देखकर एक बार फिर से जी उठी थी, जबकि उर्तज़ा अभी तक इसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। जब इसका फ़ोन बजा, इसे जल्दी से कान पे लगाया। जहाँ तंजील कॉलिंग था, शानी ने एक झटके से अपना हाथ उर्तज़ा के हाथ से निकाला और फ़ोन लेकर बाहर लॉन में चली गई। तंजील, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ पूरा कर कर ही वापस आऊँगी। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इस उर्तज़ा से दूर रहना। पहले जो भी था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम मेरी बगैतर हो, ये बात याद रखना। वो तंजील से बात कर रही थी, जबकि इसकी नज़र शीशे के उस पार खड़े उर्तज़ा पर थी, जो इसे देखता यहाँ से वहाँ चक्कर काटकर इसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इसकी कॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाबा, ये किससे बातें कर रही है इतनी देर से और आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अभी इसकी कॉल बंद करवाता हूँ। बाबा और दादो इसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जिससे बात कर रही है इसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार करें। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली या बाप से बात कर रही हो। अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो वो फिर नाराज़ होकर वापस चले जाओगे। और ये मीटिंग नहीं जा रहे तुम, और मैंने तुम्हें बताया है उर्तज़ा, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं चला जाता हूँ, बाबा ने अफरा दफरी की। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं इसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और जल्दी आऊँगा। फिर अपनी शानी से बहुत सारी बातें करूँगा। 1 हफ्ते तक ऑफिस का मुंह नहीं देखूँगा। हाँ बेटा, हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे। बस अब तो शानी को रुखसत करके हमेशा के लिए हमारे घर ले आया। जैसे ही शानी को लगा उर्तज़ा जा चुका है, इसने जल्दी से कॉल ख़त्म की और नानू और मामू के पास आई, क्योंकि तलाक की बात उर्तज़ा से करना इसके बस में नहीं था। फ़ोन बंद करने के बाद वो नानू के पास आकर बैठी। नानू इसे मोहब्बत से देखती तो कभी इसका चेहरा चूमती और फिर कोई पुरानी बात छेड़ लेती और तकरीबन 2 घंटे तक इनके पास बैठी रही। इसने बचपन से हर दिन अपनी नानू के साथ गुजारा, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता कि वो 4 साल से अपने नानू और मामू से दूर थी। नानो मामी कहाँ है? बहुत देर नज़र दौड़ाने के बाद भी इसे कहीं रुखसाना बेगम नज़र नहीं आई। तेरे जाने के कुछ ही दिन बाद मैं इसे और इसकी भतीजी को तेरे मामू ने घर से निकाल दिया। खैर छोड़ो इस बात को, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर उर्तज़ा आ जाएगा तो तुझे आराम करने के भी मौका नहीं मिलेगा। नानो ने मुस्कुराते हुए उर्तज़ा की बीतियाँ बयान की। तो शानी चाह कर भी यहाँ आने की अपनी हकीकत ना बता पाई, लेकिन इसे कुछ भी छुपाना नहीं था। इसे ये बात बतानी थी और वो यहाँ किस मकसद के लिए आई थी। जी नानो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मगर ये तो बता के रात को क्या खाएगी? तो मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथों से बनाऊँगी। आपके हाथों में जादू है नानो, आप जो भी बनाएंगी आपकी शानी खा लेगी। वो इसका गाल चूमकर वो कमरे में आ गई। ये कमरा जो इसमें कई सालों की यादें जुड़ी हुई थी, वो बचपन से रही थी। उर्तज़ा का 4 फ़ोन आ चुका था। इसने मेरे बारे में बात की, इसने मेरे बारे में कुछ पूछा।
मुझे मिस किया, इसने मुझे नाराज़ है वो क्या? देखिएगा ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह पाएगी मैं इससे। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, इस पे बिल्कुल नहीं डाँटूँगा। अब किसी भी रवैये से इसे खोना नहीं चाहता था। उर्जा के लहजे में खुशी झलक रही थी, जैसे जैसे आज इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। और ऐसे ही तो हुआ था। आज 4 साल बाद वो वापस आई और इसकी मोहब्बत इसके सामने खड़ी थी। उर्जा अभी तक इसके महल में कैद था और इसने 4 साल बाद शानी को अपनी बाहों में लिया। और कितना ही हसीन यादगार था। ये मीटिंग कब ख़त्म होगी? उर्जा अपने बालों में हाथ फेरता से मीटिंग को ख़त्म होने के बारे में सोच रहा था, जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उर्जा जितनी जल्दी हो सका ऑफिस से वापस आया और इसका मकसद शानी के साथ वक्त गुजारने का था। वो चाहता था कि वो कुछ वक्त अपनी शानी के साथ गुजारे। लेकिन वो घर वापस आया तो शानी कहीं ना थी। एक बार फिर उर्तज़ा परेशान हुआ, कहीं वो इसे छोड़कर तो नहीं चलेगी। यही सोचते हुए वो किचन में आया तो वो शानी कहाँ है? वो हर जगह ढूंढ चुका था, वो कहीं वापस तो नहीं चलेगी, इसके लहजे में परेशानी थी। वो अपने कमरे में है। उर्तज़ा परेशान क्यों हो रही हो? मैंने इसे आराम करने के लिए भेजा है, कहीं नहीं गई। दादो ने इसकी परेशानी देखकर जल्दी से बताया। अच्छा, कमरे में है? उर्तज़ा पुरसुकून हुआ। अच्छा, मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये कहकर उर्तज़ा कमरे में जाने लगा। अरे बेटा रुक जाओ, वो आराम कर रही है, बेचारी सफ़र से आई है, थक गई होगी। अच्छा दादो, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, अगर वो सो रही हुई तो सिर्फ पास बैठकर देखूंगा। आप फिक्र ना करो, मैं इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। वो हमेशा से ही इसके कमरे में आता जाता था और इसके कमरे में आने के लिए इसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना थी। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।